नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ सीरीज नंबर 25 यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 के अंदर आरपीएससी मेंबर के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस की सीरीज अपन लगातार कर रहे हैं। ये सीरीज नंबर 25 है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन चर्चा करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपने इस नौकरी को ही अपना करियर के रूप में क्यों चुना, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसके आंसर की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका जवाब देना है। तो ऐसे सवाल का आंसर देते समय सबसे पहले आपको अपने स्कूल लेवल और अपनी कॉलेज लेवल में आपके एक्सपीरियंस को यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस को बताना है। और कभी भी आपके सवाल में के जवाब में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मजबूरी में या फिर रटी रटाई बातें इस फील्ड्स में आप मेंबर के सामने बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। अपनी कमजोरी के बारे में बताइए। हालांकि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं लेकिन मैं आपको आंसर देने के लहजे से मैं ये आंसर ले रहा हूँ। मैं बता दूँ आपको, आप कह सकते हैं कि किसी भी काम करने के लिए तय समय में से ज़्यादा वक्त लेना एक मेरी कमजोरी है। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी काम करने में मुझे और लोगों से थोड़ा ज़्यादा वक्त यानी ज़्यादा समय लगता है, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि मैं अपने काम की परफेक्शंस के साथ यहाँ पे करते हैं, यानी मैं जो भी कार्य करता हूँ बड़ी परफेक्शन से करता हूँ, इसलिए मेरे काम करने का समय जो है और व्यक्तियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन आप लोगों को ध्यान हो, आंसर आपको ध्यान हो तो आप वो भी आंसर दे दीजिएगा। मैं आपको बताने का एक वे बता रहा हूँ किस वे से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस प्रकार से यहाँ पे कैंडिडेट को मेंबर के सामने अपने क्वेश्चंस को बड़ी ही एक हॉनेस्टली आंसर को डेमोंस्ट्रेट करना है, रिप्रेजेंट करना है या फिर उसको शो करना है। ये सभी मैं आपको टिप्स इस वीडियो सीरीज में सिखाता रहता हूँ। और उसके साथ में मैं आपको बता दूँ, कभी भी आपको स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस किसी औरों की लेके नहीं बोलना। जो आप में वीकनेस या फिर स्ट्रांगनेस जो आपकी है वही आपको एटलीस्ट मेंबर के सामने रिप्रेजेंट करना है और उसका बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा गया है। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आप देख पा रहे होंगे हिंदी लिटरेचर्स वाले कैंडिडेट के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर की मैं बात करूँ तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा गया है, पहला ऑप्शन तो इसका ये हो गया। दूसरा, इसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें, इसे नागरी नाम से भी यहाँ पे पुकारा जाता है। मोस्ट ऑफली देवनागरी में 22 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं और अनुस्वर, अनुनासिक एवं विसर्ग यहाँ पे होते हैं और इसे बाएं से दाएं और यहाँ पे लिखा जाता है। ये सभी हिंदी लिटरेचर्स वाले कैंडिडेट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर्स है या फिर हिंदी से संबंधित सब्जेक्ट्स है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हिंदी में कौन कौन से कारक सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे सिंबल्स का मतलब मेरा कहने का ये है कि चिन्ह जो होते हैं वो कौन कौन से हिंदी में कारक के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो आप जानते होंगे जो चिन्ह होते हैं हिंदी में वो मोस्ट ऑफली ने, को, से, के लिए, का, की, के, में, पर आदि कारक जो हैं वो चिन्ह के रूप में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, चिन्ह के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं किसी भी हिंदी शब्द को बनाने में। और ये सभी जो हैं एक कारक की सहायक एक क्रिया के रूप में काम में आते हैं। तो ये सभी हिंदी लिटरेचर्स कैंडिडेट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से की गई है, यानी हिंदी शब्द जो है सबसे पहले कहाँ से लिया गया था, कब से हिंदी शब्द को यहाँ पे हिंदी बोला गया था। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हिंदी शब्द का संबंध जो है संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते हैं और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु क्षेत्र यहाँ पे कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार यहाँ पे देखने को मिला। हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक यहाँ पे हो गया, सभी भारत इसको जानने लगे हिंद शब्द को। इसी में ईरानी का इक प्रत्यय लगाने से हिंद प्लस इक हिंदिक शब्द ये बन गया, यानी नया शब्द यहाँ पे हिंदिक बन गया।
जिसका अर्थ की अगर बात करें तो हिंद का यहाँ पे मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है। और ये शब्द जो है ये यूनानी शब्द इंडिका या फिर अंग्रेजी भाषा इंडिया आदि इसका हिंदी के ही यहाँ पे विकसित रूप है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन जैदी या फिर जफरनामा 1424 में किया गया था इसका। नेक्स्ट अगर बात करें तो हिंदी भाषा का मानकीकरण किस मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, यानी अपनी भारतीय भाषा जो है हिंदी उसका मानकीकरण किस मिनिस्ट्री या फिर किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं हिंदी भाषा का जो मानकीकरण है वो शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, यानी कि शिक्षा मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री के निर्देश पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा देवनागरी मानकीकरण यहाँ पे किया जाता है। और वैज्ञानिक ढंग से देवनागरी लिखने के लिए एक रूपता के प्रयास यूनिकोड का विकास में यहाँ पे किया गया था, जिसमें सभी तरह की हिंदी लैंग्वेजेस जो हैं वो एक ही कोड में यहाँ पे लिखी होती है और इसका निर्धारित जो है वो शिक्षा मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विराटनगर किस सभ्यता का प्रतीक है, यानी जो विराटनगर जो एरिया है वो किस सभ्यता के ऊपर यहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको बता दूं विराटनगर जो जिस सभ्यता पे स्थित है वो सभ्यता आपकी बेराट है, जो कि जयपुर में स्थित है। और मोस्ट ऑफली अगर बात करें तो जयपुर से 80 किलोमीटर उत्तर में जब चलेंगे तो बेराट यहाँ पे सभ्यता मिलती है, जो कि अब विराटनगर के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। इस क्षेत्र की प्राचीनता का पता अशोक के 2 शिलालेखों और चौथी 5वीं सदी के बौद्ध मठ से यहाँ पे उसके भग्नावशेष जो है उससे पता चलता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है शिलालेखों के आधार पे यहाँ पे विराट सभ्यता का भी पता चलता है। और यहाँ पे जो पांडव हैं, अब जो दानव जो पांडव जो थे उनका भी यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। तो ये अपने पास में थी क्वेश्चंस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के स्रोत केंद्र जो हैं कौन कौन से हैं, यानी राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यता के स्रोत केंद्र जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। और नाम में कोई 1 या 2 आपको नाम यहाँ पे रिपीट करने हैं, ऐसा नहीं कि सभी बताने, लेकिन मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ जो राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र है। यहाँ पे पहला केंद्र की बात करें तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में पड़ता है, फिर रंग महल ये भी हनुमानगढ़ में है। आहड़ की बात करें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बालाथल की बात करें तो ये भी उदयपुर में है। गणेश्वर की बात करें तो ये सीकर में है। बागोर की बात करें तो ये भीलवाड़ा में है। और बरौर की बात करें तो ये अनूपगढ़ में है, जो कि राजस्थान के जिलों में स्थित है। तो ये राजस्थान के प्राचीन सभ्यता के केंद्र माने जाते हैं, जहां से प्राचीन सभ्यता यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे सिचुएशनल क्वेश्चन है। आपके क्षेत्र में अगर हाईवे पर अचानक दुर्घटना हो जाए या फिर दुर्घटना घटित हो जाए और वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा उसके ऊपर विरोध जताया जाए और उस विरोध के कारण जनहानि या फिर बाहरी विरोध करे, तो आप उस समय किस प्रकार का कदम उठाएंगे या फिर आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपका जो स्टेप्स होगा वो सबसे पहले मैं दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जख्मी को पास के अस्पताल में भर्ती कराऊंगा और उसके बाद में जो स्थानीय लोग हैं जिनके द्वारा ये विरोध किया जा रहा है इस एक्सीडेंट का, उनको समझाने की कोशिश करूंगा और उनको विश्वास भी दिलाऊंगा कि इस कार्य जो ये घटना जो है घटना स्थल पे कंप्लीट जांच पड़ताल यहाँ पे करेंगे और उसका जो भी जो इसमें मेन रिजल्ट जो आता है वो यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो ये अपने पास में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक वे था। हो सकता है आप दूसरे वे से भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये वे एक आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है राजस्थान में। तो मैं आपको बता दूं राजस्थान का हेड क्वार्टर जो है ऑपरेशनल हेडक्वार्टर वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि यहाँ पे राजस्थान की कैपिटल या फिर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे भारतीय पुलिस का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, यानी भारत के अंदर सबसे पहले जो पुलिस सिस्टम है यानी पुलिस का जो डिपार्टमेंट है ऑफिसर्स है वो यहाँ पे कहाँ से शुरू होता है, किससे ये आया था। तो मैं आपको बता दूं भारतीय पुलिस का जो प्रशासन जो है पुलिस का जो कार्यशैली जो है वो सबसे पहले ब्रिटिश रूल से यहाँ पे स्टार्ट होती है और ब्रिटिश के कार्यक्रम के तहत ही अपन ने उसकी कार्यशैली को ही अपनाया है। नेक्स्ट बात करें तो आरपीटीसी का मतलब क्या होता है, यानी कि आरपीटीसी का पूरा नाम क्या होता है और ये किससे संबंधित है। मैं आपको बता दूं आरपीटीसी जो है राजस्थान पुलिस से संबंधित है और इसको आप लोग पूरा फॉर्म की बात करें तो राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जयपुर जो कि जयपुर में स्थित है, इसका पूरा नाम होता है
और राजस्थान पुलिस एकेडमी की बात करें तो ये भी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शुभारंभ हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में ये करंट जीके का क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए और वुमेन एम्पावरमेंट पे है, यानी कि महिला सशक्तिकरण पे है। मैं आपको बता दूं राजस्थान सरकार ने महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए 15 अगस्त 2014 को भामाशाह योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। भामाशाह योजना में महिलाओं के परिवार का मुखिया बनाकर, महिलाओं को उस परिवार का मुखिया बनाकर उसके नाम से बैंक खाते खोले गए। सरकारी योजना का लाभ सीधे पारदर्शी तरीके से महिला के खाते में पहुंच जाए। उसके बाद में उससे समाज में महिलाओं की हैसियत का भी पता चलेगा और उनके पास में जो अकाउंट रहेगा उसमें नॉमिनल यहाँ पे जो बैलेंस रहेगा, उसका जो पैसा रहेगा अकाउंट से वो भी यहाँ पे रहेगा। यानी कि वो कुल मिला के अगर बात करें तो वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट अपना बन जाती है महिला। और उसके लिए भामाशाह योजना जो है काफ़ी फेमस यहाँ पे हुई थी, जिसका जो शुरुआत है राजस्थान में 2014 से यहाँ पे की गई थी। हाल ही में आप लोग देख भी पा रहे होंगे भामाशाह को चेंज करके यहाँ पे जन आधार यानी कि जन साधारण आधार कार्ड के नाम से भी ये जानी गई है। हाल ही में सरकार के द्वारा इसके नामकरण को यहाँ पे चेंज किया गया है, जो कि आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किन योजनाओं का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है, यानी महिलाओं के एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी राजस्थान में हाल ही में योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। मैं आपको बता दूं महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण का जो योजना चलाई गई है उसमें सम्मेलन महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा यहाँ पे महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए 5 योजनाओं का यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इन योजनाओं से महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा, आत्मविश्वास, सरकार में सम्मान मिलेगा। इसकी प्रकार इसी में अगर बात करें तो इंदिरा महिला सशक्तिकरण योजना भी इससे संबंधित है। ये सभी योजनाएं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी निधि कोष में शामिल की गई थी और सभी में महिलाओं के बारे में काफ़ी प्रकार की सेल्फ डिपेंडेंट या फिर डिफेंस से या फिर उनके बैंक अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी, यानी कि उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए और सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए उनके ऊपर काफ़ी प्रकार की योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही है राजस्थान में। हाल ही में अशोक गहलोत जी के द्वारा यहाँ पे मुख्य प्रकार से 5 योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। मैं बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित यहाँ पे किया गया था, यानी जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उस समय 7वां चरण जब था, लास्ट चरण जो था राजस्थान का, उसमें कौन से क्षेत्र को यहाँ पे राजस्थान एकीकरण में शामिल किया गया था। मैं आपको बता दूं जो लास्ट 7वें चरण में राजस्थान के एकीकरण में अजमेर और आबू जो है उनको यहाँ पे शामिल किया गया था, सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी, यानी राजस्थान में जब खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है किसी भी खिलाड़ी को, उसकी स्थापना कब की गई थी। मैं आपको बता दूं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा यहाँ पे 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, 1992 है या फिर 1994 है, आप लोग थोड़ा कन्फर्म करके मुझे बता दीजिएगा। ये राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जो कि प्रदेश में युवा मामले या फिर खेल से संबंधित जो भी खेल जो होते हैं खिलाड़ियों के, उनसे संबंधित यहाँ पे उनके नियंत्रण और उसके कार्यशैली को और उसके योजना को क्रियान्वित करने के लिए काफ़ी सहायक होता है। और राज्य में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था भी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जयपुर के वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा यहाँ पे की गई है। मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर देता हूँ, यानी जयपुर में जो वर्धमान पाठशाला है वो किसके द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी। तो मैं आपको बता दूं अर्जुन लाल सेठी जो जयपुर के रहने वाले थे, 1905 में वर्धमान पाठशाला का यहाँ पे शुभारंभ किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में यहाँ पे स्थित है। मैं आपको बता दूं जमुआ रामगढ़ जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है और इसके बारे में थोड़ी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जमुआ रामगढ़ जयपुर से 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इससे पहले अगर बात करें तो स्थान मांच के नाम से भी ये जाना जाता था और यहाँ पर मीणा के सिहरा शाखा का राज यहाँ पे हुआ करता था। नरवर के राजकुमार दुले राय ने यहाँ के शासक नथु मीणा को परास्त करके यहाँ अपना अधिकार यहाँ पे स्थापित कर लिया।
इस स्थान का नाम अपने पूर्वज भगवान राम के नाम पे इन्होंने रामगढ़ यहाँ पे रखा, दूल्हे राय के द्वारा, जिन्होंने मीणा के शासक जो सियरा शाखा के राज थे उनको यहाँ पे हरा के ये दूल्हे राय ने इस पे शासन किया और उन्होंने भगवान राम के नाम पे इसका नाम रामगढ़ रखा गया। और यहाँ पे आपने सुना होगा एक माता भी है जिसका काफ़ी यहाँ पे पुरानी पूर्वज मानी जाती है। तो ये अपने पास में थी जम्मू और रामगढ़ से इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे लेखपाल कौन होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है राजस्थान पटवारी में सिलेक्टेड कैंडिडेट जो थे उनसे पूछा गया है, तो उनके पटवारी से संबंधित यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये लेखपाल की अगर बात करें तो राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का एक अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अन्य नाम से पुकारा जाता है, यानी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। हालांकि बेसिक से इसकी पोस्ट की बात करें तो इसको पटवारी नाम से आप लोग पुकारते हैं, यानी राजस्थान पटवारी आप लोग कहते हैं, तो वो इसका नाम होता है लेखाकार का। अगर मैं बात करूँ इसके अन्य नाम की तो यहाँ पे कारनाम अधिकारी, सानबोगरू अधिकारी, उसके बाद में आप कह सकते हो लेखपाल अधिकारी। लेखपाल मुख्य रूप से यहाँ पे उत्तर प्रदेश साइड में इसको बोला जाता है, बाकी राजस्थान में तो मोस्ट ऑफ पटवारी ही यहाँ पे बोलते हैं पटवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस आ चुका है, यानी कि PATIS का संबंध किससे है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। मैं आपको बता दूं ये कैंडिडेट पटवारी में सिलेक्टेड है, पटवारी में सर्विस करते हैं, इसलिए इनसे इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं बता दूं भारतीय सरकार ने 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि PTIS का पूरा नाम की बात करें तो पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो कि 2005 में भारत सरकार के द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था ताकि जमीन का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखा जा सके। मध्य प्रदेश के भू अभिलेख आयुक्त राजीव रंजन कहते हैं राज्य में जमीन के रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण यहाँ पे जारी है। जल्द ही ये सारे रिकॉर्ड जो हैं पटवारी के लैपटॉप पर उपलब्ध होंगे, यानी जो पटवारी होता है उसके लैपटॉप या फिर उसके PC या फिर उसके कंप्यूटर पे सभी प्रकार के रिकॉर्ड जो हैं ज़मीनी भूमि से संबंधित वो उसके लैपटॉप पे होंगे। सभी ज़मीन को जो निरीक्षण है वो अपने कंप्यूटराइज कर सकता है। हालांकि अभी कुछ राज्य के कुछ ज़िले जो हैं भी यहाँ पे कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं, लेकिन सभी यहाँ पे राजस्थान में सभी जिले हाल ही में यहाँ पे भूमि का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, लेकिन ये कार्य प्रगति पे है। जल्दी यहाँ पे राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भूमि का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन यहाँ पे कंप्यूटराइज कर देंगे, जिससे हर कोई यहाँ पे कंप्यूटराइज यहाँ पे किसी भी भूमि का एरिया, किसी भूमि का जो एरिया है वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसानों का पहला प्रशासनिक प्रतिनिधि कौन होता है, यानी जो किसान होते हैं, जो नीचे ओहदे के जो किसान होते हैं उनका सबसे पहला प्रशासनिक प्रतिनिधि कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं उनका जो प्रशासनिक प्रतिनिधि जो है वो पटवारी होता है, जिसे आप लोग मोस्ट ऑफली पटवारी जी कहते हैं। उसके बाद में जो किसानों की समस्याओं को शासन व प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करता है और ये मुख्यतः शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता भी है, यानी जो भी ग्राम में जो योजना होती है, जो भी स्कीम्स होती है उसको यहाँ पे गांव लेवल पे उनके ग्रामीणों के बीच में पहुँचाने का कार्य जो है प्रशासनिक अधिकारी करता है। जो नीचे ओहदे का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको पटवारी यहाँ पे कहते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी से में ही इसको गिना जाता है। हालांकि इसके कार्य काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि जो भी होता है गाँव का रिकॉर्ड्स रखना होता है ज़मीनी, वो भी यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन है, यानी राजस्थान पत्रिका जो हाल ही में आप लोग न्यूज़पेपर के रूप में पढ़ते हैं उसके स्थापनकर्ता, उसके शुभारंभकर्ता कौन है। मैं आपको बता दूं राजस्थान पत्रिका के शुभारंभकर्ता यानी कि स्थापनकर्ता जो है, संपादक जो है वो अपने कर्पूर चंद्र कुलिश हैं, जिन्होंने 1956 में राजस्थान पत्रिका पब्लिश किया, यानी कि शुरू किया। ये पत्रिका जो है न्यूज़पेपर जो है हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो डेली पर्पज़ में आप लोग पढ़ते भी हैं, डेली इसका पब्लिकेशन होता है। और इसकी अगर बात करें तो पत्रिका जो है दिल्ली, राजस्थान के समस्त यहाँ पे 9 अदर स्टेट्स में भी ये रिलीज किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। राजस्थान पत्रिका काफ़ी फेमस राजस्थान का एक न्यूज़पेपर है, अथेंटिक है, जेन्युइन है। राजस्थान पत्रिका के संपादक जो हैं कुलिश चंद्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूँ ये पॉलिटी का स्टूडेंट्स है, पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। हो सकता है आप ज्योग्राफी ऑप्शनल्स आपके हो, ग्रेजुएशन में आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाए। मैं आपको बता दूँ भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं वो 52वें अनुच्छेद में आते हैं और ये 52वें जो अनुच्छेद होते हैं वो भारतीय संविधान के अनुसार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सागरमल गोपा द्वारा जेल में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? मैं आपको बता दूं, सागरमल गोपा की अगर बात करें, थोड़ी सी चर्चा करें, तो ये जैसलमेर के रहने वाले थे और इन्होंने एक बुक्स भी लिखी यहाँ पे जेल में रहते हुए। बुक्स के नाम की अगर बात करूं तो आज़ादी के दीवाने उस बुक्स का नाम था। सागरमल गोपा भारत के जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी व देशभक्त थे। इनका जन्म 3 नवंबर सन 1900 में हुआ। एक समृद्ध प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से संबंधित रखने वाले पूर्वज जैसलमेर के साम्राज्य के राजगुरु थे। उन्होंने सम्मानित पदों पर रहते हुए राज्य की सेवा की, जैसलमेर राज्य की सेवा की। उसके बाद में उनके पिता जो थे श्री आख्याराज जैसलमेर राज्य के सेवारत भी यहाँ पे रहे, यानी उन्होंने जैसलमेर राज्य की सेवा भी की। हालांकि सागरमल गोपा है काफ़ी एक स्वतंत्रता सेनानी है और काफ़ी देशभक्त यहाँ पे जाने माने हैं, जो जिन्होंने बुक्स जो है जेल में रहते हुए आज़ादी के दीवाने यहाँ पे इन्होंने इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे पुलिस के रहते भी अपराध यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, यानी आज पुलिस भी है, सब सिस्टम यहाँ पे पुलिस का है, फिर भी यहाँ पे अपराध बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मैं आपको बता दूं, ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपका आंसर अलग हो। मेरे हिसाब से जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, स्थानीय लोगों की मदद से हो रहे अपराधों की गहराई से जांच पड़ताल करेंगे, यानी स्थायी लोगों को लेंगे, वहाँ से कुछ विश्वसनीय जो व्यक्ति रहेंगे उनसे जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद में कानून को ध्यान में रखकर एक कड़ी सजा का प्रावधान अपराधियों के विरुद्ध यहाँ पे करेंगे जब उनको पकड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है और वो मोस्ट ऑफली क्यों यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, सब इंस्पेक्टर का जो मेन जॉब रोल जो होता है वो जो स्टेट है या फिर आपका जो एरियाज है, आपका जो एरिया जो आपको अलॉटेड होता है उस एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए वहाँ पे शांति बनाए रखना, किसी प्रकार के अपराध ना होने देना और वहाँ पे आम जनता के बीच में विश्वास को भी जागृत करना, ये सभी जो है उसके मेन फंक्शंस होते हैं, मेन रोल्स होते हैं किसी भी थानेदार के या फिर आप कह सकते हो कि एक सब इंस्पेक्टर के। और उस क्षेत्र में अपराधियों पर जो अपराध करते हैं उनकी गंभीरता से जांच करना, ये भी एक बड़ा उसका रोल होता है। तो ये अपने पास में काफ़ी क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप लोग उसको प्रिपरेशन भी करके जाइए कि इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं आप लोग, ऐसी सीरीज़ को कंटिन्यू अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिला न्यायालय का काम क्या होता है? यानी जो आप लोग देखते हो जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट के न्यायालय जो होते हैं, जज जो होते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? मैं आपको बता दूं, उनका मुख्य कार्य जो होते हैं भारत में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए निर्मित न्यायालय जिला न्यायालय कहलाते हैं। ये न्यायालय एक जिला या कई जिलों के लोगों के लिए यहाँ पे होते हैं, जो जनसंख्या तथा मुकदमों की संख्या को देखते हुए तय किया जाता है। ये न्यायालय उस प्रदेश के हाई कोर्ट्स के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को संबंधित उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 की बात करूं तो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसके कारण बताए किए नहीं जा सकती, यानी किसी भी व्यक्ति को आप लोग अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण आप अरेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर बात करें तो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को विधिवेता से परामर्श लेने की यहाँ पे छूट है, वो परामर्श भी ले सकता है छूटने के लिए, अपनी जमानत के लिए। उसे 24 घंटे के अंदर किसी भी निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और 24 घंटे में उसकी यहाँ पे बेल पे उसको रिहा भी किया जा सकता है। तो ये अपने पास में एक पॉलिटी, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आपका लॉ जो होता है, सब्जेक्ट होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। हो सकता है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट जो होता है वो क्या होता है और उसका बेसिक फंक्शंस क्या होता है और कौन से आर्टिकल के तहत ये वर्किंग करता है। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से वैसे मैंने आपको बता दिया, आप लोग उतना याद करके चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेवाड़ से अकबर का क्या संबंध था? यानी मेवाड़ जो अपने राजस्थान में है उसका संबंध जो है वो अकबर से क्या था? मैं आपको बता दूं, मेवाड़ से अकबर का काफ़ी गहरा यहाँ पे संबंध था, जो कि अपन बात करते हैं। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित एक रियासत थी। इसे उदयपुर राज्य यानी कि चित्तौड़गढ़ राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आधुनिक भारत के उदयपुर, भीलवाड़ा राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले थे। मेवाड़ चिन्ह जो है महाराणा प्रताप राजपूत और भील राणा पूजा अंकित थे, जो कि सैकड़ों वर्षों तक यहाँ पे राजपूतों के रूप में इन्होंने शासन किया। उसके बाद में गहलोत और सिसोदिया राजवंश भी यहाँ पे
व्युत्पन्न हुए, जो कि 1200 वर्ष तक इन्होंने भी यहाँ पे राज किया। मेवाड़ शासकों का राज तिलक जो है भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मेवाड़ी भाषा मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मेवाड़ी भाषा का यहाँ पे चलन है, बोली जाती है? मैं आपको बता दूं, राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी कि मेवाड़ में बोली जाने वाली स्थानीय बोली है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में आप कह सकते हो उदयपुर, आपके बांसवाड़ा, ये जो भीलवाड़ा है यहाँ पे बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? ये झील जो है काफ़ी फेमस झील है और आप लोग जानते हो भी होंगे, इसको साल्ट झील के नाम से भी यहाँ पे पुकारते हैं। इस झील का नाम है शामर झील, जो यहाँ पे लगभग भारत में 8% यानी 8 पॉइंट कुछ समथिंग ये है, 8% नमक का उत्पादन करती है, जो कि देश के कुल नमक के 8% नमक शामर झील से प्राप्त किया जाता है और विश्व में तीसरी यहाँ पे खारे पानी की झील मानी जाती है। सामर झील समुद्र तल से 1200 फुट ऊंचाई पर है। बड़े रहने के कारण इसकी क्षेत्रफल 90 वर्ग मील फैला हुआ है। सामर झील में 3 नदियां आकर गिरती हैं। गाद से घुलने वाले सोडियम बारिश से पानी में घुसकर नदियों के रास्ते में झील बन जाती है। तो ये अपने पास में आज की डिस्कस थी जो मैंने इस वीडियोस के माध्यम से की, और सभी जो क्वेश्चंस हैं आरपीएससी मेंबर के द्वारा जो पूछे गए हैं इंटरव्यूज में, सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक भर्ती में 2016 के अंदर जो 511 भर्ती है, हाल ही में आरपीएससी द्वारा इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। वहाँ से जो भी कैंडिडेट से जो मेंबर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी मैं अथेंटिक क्वेश्चंस आपको इस सीरीज के माध्यम से देता रहता हूँ। तो मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका ये दायित्व बनता है कि आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके और ऐसी वीडियोस में कंटिन्यू ला सकूं आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।